नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर नई रणनीति, नए जोश और नई ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस को सत्ता में लौटना ही होगा, तभी जनता के लिए जरूरी एजेंडे वो लागू कर पाएगी। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की CWC की बैठक थी, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें मुख्य तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी को मिली हार की समीक्षा होनी थी। लेकिन आज की बैठक में केवल समीक्षा नहीं हुई, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में साफ साफ बता दिया कि इन पराजयों से वो निराश नहीं हैं, इन हार से वो निराश नहीं हैं, बल्कि अब दोगुनी मेहनत के साथ बीजेपी के छल कपट को जनता के सामने ले जाने की तैयारी कांग्रेस करेगी। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के पर्दाफाश का नया प्लान तैयार कर लिया और दूसरी तरफ उधर मोदी परेशान हैं कि कांग्रेस को चुनाव में हराने के बावजूद वो उसे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप जानते हैं कि 3 दिनों के ओडिशा दौरे पर हैं और आज पहले ही दिन उन्होंने कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया है और कहा है कि सत्ता के भूखे लोग जनता से झूठ बोल रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, सुनिए। ऊर्जा, आपके चेहरों पर खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं। इनके भाषण को सुनकर हंसी आ रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। ना ही बात ये वायनाड की कर रहे हैं, ना ही नांदेड़ की कर रहे हैं और ना ही कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जहां खाता तक नहीं खोल पाए। तो इन राज्यों की बात न कर ये किसके साथ छलावा कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी बोलेंगे। यानी साफ साफ है कि अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जनता भी देखती और समझती है। लेकिन मोदी चुनाव जीतने के बाद भी अगर अपनी खुशी मनाने की जगह विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं, चलो मान लिया कि 2 राज्य आप जीत गए और इन दोनों राज्यों की जीत यानी हरियाणा और महाराष्ट्र, जिस जीत पर बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, ईवीएम, चुनाव आयोग, चुनावी धांधली, तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी अगर आप अपनी खुशी मनाने की जगह विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि विपक्ष के हौसलों से मोदी तिलमिला गए हैं। मोदी की परेशानी और चिढ़ जाहिर भी है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक महायुति सरकार का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह बीजेपी तय नहीं कर पाई है। एकनाथ शिंदे ने तो कह दिया है कि मोदी और शाह जिसे चाहें वो सीएम बना लें, हाँ, और उन्हें हर फैसला मंजूर होगा। ये कल उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कह दी थी। लेकिन शिंदे के कहने में और करने में फर्क है। तभी तो आज मुंबई में महायुति की बैठक रद्द हो गई और इस बीच एकनाथ शिंदे सतारा के अपने गांव में चले गए हैं। रास्ते में उन्होंने एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाड से मुलाकात भी की है। उन दोनों की इस मुलाकात से अब सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं कि क्या महाराष्ट्र में अब की बार एकनाथ शिंदे कोई नया ऑपरेशन चलाकर सत्ता का खेल पलट देंगे। एक बड़ा सवाल यहां पैदा हो गया है जब यह मुलाकात वहां सतारा जाने के रास्ते में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड से हुई है। यानी महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी जीतकर भी सरकार बनाने के लिए लटकी हुई है, उससे दिख रहा है कि उसकी जीत में कहीं कोई गड़बड़ है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से विपक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप तेज किए हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में की गई हेराफेरी पर भी संदेह हो रहा है। वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, इसमें जबरदस्त हेराफेरी है और उसका एग्जाम्पल सामने आ रहा है। आज कांग्रेस नेता नाना पटोले, मुकुल वासनिक और रमेश चेन्निथल्ला ने इसे लेकर, यही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर 4 पन्नों का एक खत चुनाव आयोग को लिखा है और इसमें इन तीनों ने क्या बताया है, जरा उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसमें बताया गया है
कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। यह बात आप देख लीजिए, यहां पर साफ साफ इन तीनों ने मिलकर, यानी कांग्रेस पार्टी ने यह चिट्ठी लिखी है, 4 पन्ने की चिट्ठी और बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी, कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में लगभग 47 लाख नए 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर महायुति यानी सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। क्या यह बेईमानी नहीं है? या यहां संदेह बेईमानी हो ना हो, लेकिन संदेह के घेरे में क्या यह नहीं आता है? कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर ही सवाल उठाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक, जी हां, 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22 था। यानी शाम 5 बजे तक 58.22% की पोलिंग हुई थी, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया, जो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ। केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए। एक सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 1 घंटे में महाराष्ट्र में 76 लाख वोट डाले गए। सवालों के घेरे में ये 1 घंटा भी है दोस्तों, जहां 47 लाख मतदाताओं की सूची 5 महीने में बढ़ जाती है। आखिर 47 लाख मतदाता कैसे पैदा हो जाते हैं, और वो भी 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं 5 महीने में? बच्चा पैदा होता है तो अभी 5 महीने में वो सिर्फ पैरों पे रेंगना सीखता है, और यहां तो वोटर यानी कि वो वोट देने के अधिकारी हो गए, 18 साल से ऊपर के हो गए। आखिर ये कैसे हो गया कि 47 लाख नए वोटर्स पैदा हो गए? और सबसे बड़ी चीज कि मतदान यानी 20 तारीख को, 20 नवंबर को 5 बजे से 6 बजे के बीच 76 लाख वोट डाले गए। चुनाव आयोग इन तथ्यों पर आधारित खत पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इधर आज सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ईवीएम का मुद्दा छाया रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को ऐलान कर ही चुके हैं, आपने देखा कि ईवीएम पर आंदोलन किया जाएगा, और आज भी उन्होंने कहा है कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी अंकगणित परिणामों को सही नहीं ठहरा सकता। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने प्रदर्शन किया, उस हिसाब से विधानसभा के परिणाम देखकर चुनावी पंडित भी भ्रमित हैं। यह बात यहां पर साफ साफ कहते हुए इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे सुनाई पड़ रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस ने आज अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर भी चर्चा की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी तक बदलाव लाने होंगे। साफ साफ यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक बदलाव लाने होंगे। चुनाव रणनीति में सुधार करना होगा। दुष्प्रचार, गलत सूचना का मुकाबला करने के तरीके विकसित करने होंगे। यह बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन यहीं नहीं रुके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए सत्ता में आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश भर में लोगों के एजेंडे को लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें सत्ता में बैठी विभाजनकारी ताकतों को हर हालत में हराना है, क्योंकि हमने ये शानदार देश बनाया है। ये बात यहां पर जो आखिरी लाइन है, क्योंकि हमने ये शानदार भारतवर्ष यानी ये देश बनाया है, ये बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे।
तो इधर कांग्रेस उस भारत को बचाने की मुहिम में लगी हुई है जिसे आजाद कराने से लेकर अपने पैरों पर खड़ा करने तक के लिए उसके पुरखों ने खून पसीना बहाया है। और उधर मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला और लोकतंत्र की गरिमा को नकारा है। आज ओडिशा में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले लोग पिछले 1 दशक से केंद्र की सत्ता खो चुके हैं। वे लोगों से इस बात के लिए भी नाराज हैं कि उनके अलावा किसी और को आशीर्वाद दिया जा रहा है। वे इतने गुस्से में हैं कि वे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये बात वे का मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बातें यहां कैसे आ रही हैं, इस पे भी चलेंगे। यानी चुनाव खत्म होने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला तेज है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी का पलड़ा हल्का दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, क्योंकि जीतने के बावजूद उसे विपक्ष की चुनौतियों का भरपूर सामना करने का डर लग रहा है, या चुनौतियों का सामना करने में नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। ये तमाम बातें कैसे यहां तक आती हैं, ये जो सब कुछ आज आपके सामने रख रहा हूं। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक, लेकिन उससे पहले इसी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जब संविधान पर, अपनी संविधान दिवस पर भाषण देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमको ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। और यहां से जरा उस बाइट को भी ले आइए, उसको सुनते हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि तमाम कांग्रेस के जो चाहने वाले लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें जोश भर जाता है। और वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद पर वो विराजमान हैं, और अध्यक्ष ने अगर किसी ऐसी सभा में, किसी ऐसे मंच से यह ऐलान कर दिया, इसकी घोषणा कर दी कि हम अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, चुनाव में धांधली के खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे, तो यह बात बहुत दूर तक जाती है, जो आज सीडब्ल्यूसी में भी सुनाई पड़ी। उन सब पे बात करेंगे, लेकिन एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब आखिरी 2-3 बातें मैं आपको कह के मैं खत्म करता हूं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके नेतृत्व में जो निकली, वैसा ही बैलेट पेपर चाहिए, वो आंदोलन यहां शुरू करने की जरूरत है, वैसी यात्रा निकालने की जरूरत है। यह बात उस दिन 4 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी। 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर संविधान दिवस, उसी दिन तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली, उसमें यहां पर अपनी बात इन्होंने रखी थी। और यहां से यह बात अब आज 29 नवंबर को सीडब्ल्यूसी, यानी 3 दिन पहले कही हुई बात, सीडब्ल्यूसी में उसी पटल पर रखी जाती है। और 28 बिंदुओं पर, 28 मुद्दों पर, 28 पॉइंट पर यहां मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं। और यह सब क्या है, और यहां से क्या कांग्रेस के बड़े प्लान से तिलमिला गए हैं नरेंद्र मोदी, हम यहां यह समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 दिनों की यात्रा पर नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंच चुके हैं। और ओडिशा से वो जो बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद ये जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी बातें मैं रख चुका हूं। चलिए, खैर, आखिर क्यों तिलमिलाए हैं नरेंद्र मोदी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका, और जो जुड़ गए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, सबको सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। बहुत बड़ा दिन कांग्रेस के हिसाब से, सीडब्ल्यूसी की बैठक, और उसमें तस्वीरें
28 बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए और सीधा सीधा अंदर खाने हुआ क्या, आप बहुत नजदीक से कवर कर रहे थे, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं। हमारे तमाम दर्शक साथी आपका इंतजार करते हैं कि अंदर से कुछ चीजें जो बाहर आती नहीं हैं, और मीडिया में ऐसे भी कांग्रेस की खबरें आती कहां हैं। क्या क्या रहा आज शकील जी? जैसा आपने कहा बहुत बड़ा दिन, तो आज इस बहुत बड़े दिन में एक बड़े नेता के तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। उन्होंने जिस तरह बोला वो दिख रहा था कि एक बड़े नेता को, कांग्रेस जैसी पार्टी के अध्यक्ष को किस तरह हर बिंदु पे, हर विषय पर बोलना चाहिए। अब सवाल नेक्स्ट ये है, जिसको सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी कह रहे थे, दूसरे लोग भी कह रहे थे कि जैसा बोला है वैसा करना होगा। बोला बहुत अच्छा है। आपने अभी बताया ईवीएम का सवाल। ईवीएम के सवाल पे संविधान दिवस पे तालकटोरा स्टेडियम में बोले थे और वहीं से बात शुरू हुई थी, और आज भी बोले। आज उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरा का पूरा संदेह के घेरे में आ गया है, उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, उन पे एक बड़ी कार्य योजना के साथ कांग्रेस अब सामने आएगी। आज बहुत सारे मेंबर्स ने सीडब्ल्यूसी के इस ईवीएम के सवाल को उठाया, और इसके साथ खड़गे का जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, जो शुरुआती उनका कमेंट्स थे, उन्होंने उसमें पार्टी के संगठन पर बात करी कि संगठन कमजोर है, कैसे है, क्यों है। और यह बात एक बहुत अच्छी बात है, अपने खुद के गृहबान में झांकना। उन्होंने जो कहा कि हमारी स्थिति अगर अच्छी नहीं होगी तो हम जो है उन नतीजों को नहीं पा पाएंगे जो हमें माहौल दे रहे हैं। उनके स्पष्ट शब्द थे कि माहौल हमारे पक्ष में था, मगर सिर्फ माहौल ही जीत की गारंटी नहीं होता है। माहौल को नतीजे में बदलना होगा, और इसलिए बदलना होगा कि हमें फासिस्ट फोर्सेस को रोकना है। ये जो फासिस्ट फोर्सेस है, और ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, जैसा अभी आपने उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनाया, तो वो लोगों की आंखों में चमक देख रहे थे, लाइक इंडिया शाइनिंग जी। ऐसे ही 2004 से पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बताया गया था, और वो समझने लगे थे कि इंडिया शाइनिंग। ये जो आप अपने मन से लोगों को समझ रहे हैं और कह रहे हैं, वो सच्चाई से कोसों दूर है। लोगों की समस्या वही है, बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा नहीं होना और गरीबी। लेकिन जाहिर है कि मोदी जी इन पर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की यह खूबी थी कि आज खड़गे जी ने अपनी सारी बातें कही। जो उनकी बातें हैं वो बताना बड़ी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा साफ कहा, हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में खास तौर से वहीं गुटबाजी हुई थी कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हो, ये शब्द थे उनके। तो फिर अपने विरोधियों को शिकस्त कैसे दोगे तुम? साथ ही उन्होंने चेतावनी दी बड़े कड़े शब्दों में कि स्ट्रिक्टली अनुशासन लागू किया जा सकता है, हमारे पास वो हथियार है, लेकिन हम वो चाहते नहीं है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी करी उन्होंने, खुद अपनी भी बात करी, अपनी पार्टी की बात करी, और साथ में चुनाव आयोग की बात करी, बीजेपी की बात करी कि बीजेपी को फासिस्ट फोर्सेस। इतने साफ शब्दों में कांग्रेस ने अभी तक फासिस्ट नहीं कहा है। इस फासिस्ट को लेके 2014 के बाद एक बहस भी हुई थी, और उस बहस में बहुत सारे लोगों ने, जो मोदी जी के विरोधी हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, और मोदी जी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं, मोदी जी की नीतियों के विरोधी, बीजेपी की नीतियों के विरोधी, उन्होंने एक निरर्थक बहस शुरू करी थी कि अर्ध फासिज्म है, पूर्ण फासिज्म है या नहीं है। आज शायद खड़गे जी ने उसको विराम दे दिया कि यह फासिज्म है, यह फांसीवाद है। फांसीवाद क्या है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मुसोलिनी ने इसकी पूरी परिभाषा लिखी है, और मुसोलिनी ने ही इसको शुरू किया था, उसमें पूरा एक वो है। लेकिन उसका मतलब है कि एक आदमी अपने मनमाने तरीके से काम करे, जैसे नोटबंदी की गई।
जिसने बीजेपी के नेताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया था और बीजेपी के नेताओं ने भी अंदर खाने उसका विरोध किया था। वो सब हमने बहुत लिखा है और बोला भी है। बीजेपी के नेताओं ने हमारे सामने ये सारी बातें कही थी। इसी तरह जो बहुत सारे सवाल है, जो जीएसटी लागू करने का सवाल है गलत तरीके से, वो है किसानों के काले कानून है। तो आज जो कहा खड़गे जी ने कि हमें फासिस्ट फोर्सेस को रोकना होगा और जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन लाने के लिए, सरकार लाने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य लाने के लिए हमें वापस आना होगा। लेकिन उसके पक्ष में क्या क्या बाधाएं हैं, ये खड़गे जी ने आज बहुत अच्छी तरह समझाया। आपने जैसा बताया वो 28 के 28 पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को अपने इन सारे पॉइंट्स पे खुद विचार करना होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रदेशों में संगठन नहीं है। अब ये सवाल पैदा होगा और इसका जवाब खड़गे जी को ही देना होगा और हमें उम्मीद है कि जब इतनी साफ बात करी है तो वो देंगे, क्योंकि 2 साल हो गए उन्हें अध्यक्ष बने हुए। और अगर प्रदेशों में संगठन नहीं है, जिला स्तर पर संगठन नहीं है, तो जवाबदेही उनकी भी बनती है। बिल्कुल। और यह भी जवाबदेही बनती है कि जिन लोगों पर उन्होंने कहा कि आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम उन्हीं का है। उनके शब्द थे एकता में कमी। तो आज जो है कांग्रेस के लिए वाकई बड़ा दिन था और उस बड़े दिन पे एक अध्यक्ष ने एक बड़े नेता के तौर पर अपनी बात कही है जी। और इस बात पे काम जो करना है वो खुद खड़गे जी को करना होगा, राहुल गांधी को करना होगा। उनके लिए ये एक रोड मैप है पूरा का पूरा आज का भाषण खड़गे जी का। और उस रोड मैप के अनुसार ईवीएम से कैसे लड़ना है, पूरी चुनाव धांधलियों से कैसे लड़ना है, चुनाव आयोग को जवाबदेह कैसे बनाना है, ताकि चुनाव आयोग जो है अभी 4 पन्नों का जो आपने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। और ये देखिए आश्चर्य की बातें होती है कि महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट आने से पहले हमने यही कहा था कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पे ये शंकाएं हैं, बीजेपी वहां एक्सेस कर रही है, लिस्ट अभी चुनाव आयोग के पास है, लेकिन बीजेपी वहां नाम काट और जोड़ रही है लास्ट दिन तक। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, या जिन्होंने कहा वोटर लिस्ट की बात कही आज उन्होंने खड़गे जी ने साफ तौर पे कि वोटर लिस्ट हमें देखना होगी, बूथ मैनेजमेंट हमें देखना होगा। उन्होंने एक एक बात कही आज। तो आज का खड़गे जी का भाषण बहुत अच्छा है और वो सार्थक मगर तभी होगा कि जब उस पर कांग्रेस और खड़गे जी अमल करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं कि और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन जिम्मेदारियों में संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और उसके साथ साथ इन चुनौतियों का सामना करना जिसमें चुनावी धांधली भी अब एक प्रमुख रूप से है। यहाँ इन सब को अगर देखा जाए तो इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में जो अपनी बात रख रहे थे उसको इससे कैसे जोड़ा जाए। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ यहाँ कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर वार करते हैं। दोनों को अगर क्लब करके देखा जाए, क्या नरेंद्र मोदी परेशान नजर आते हैं यहां जब ईवीएम की बात होती है, चुनावी धांधली की बात होती है? कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेता अगर चिट्ठी लिखते हैं और उन धांधलियों को उजागर करते हुए चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखते हैं, चुनाव आयोग उसमें भले उसको खारिज कर दे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेंशन तो होता है। हम और आप जैसे इन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये आधिकारिक तौर पर देश दुनिया तक पहुंचता तो है। प्रशांत जी, एक कहानी कभी राहुल गांधी भी सुनाते हैं, सब जानते हैं कि किसकी जान तोते में रहती है। तो वो तोता कई अवतार लेता है, कभी वो तोता ईडी बन जाता है, कभी सीबीआई बन जाता है। अब इस वक्त वो तोता ईवीएम है और ईवीएम के खिलाफ अगर देश भर में, यानी चुनाव धांधली के खिलाफ, ईवीएम उसका एक प्रतीक है, तो चुनाव धांधली के खिलाफ अगर देश भर में एक माहौल खड़ा होगा, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो होगी। उस परेशानी को ही हम देख रहे हैं और परेशानी का एक और कारण भी है राजीव जी। आप सोचिए कि आज 29 तारीख हो गई, अभी आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री, केयर टेकर मुख्यमंत्री, आज बैठक थी, सतारा चले गए शाम को 4 बजे।
तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है। इतने प्रचंड बहुमत के बाद, 90% स्ट्राइक रेट के बाद महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शिंदे जी को कई चीजें ऑफर की जा रही हैं, उनको केंद्र में भी कुछ चीजें एडजस्ट करने की बात है जो जो जिस पे वो नहीं माने, जो जो खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? बात केवल मुख्यमंत्री पद की नहीं है राजीव जी, बात पोर्टफोलियो की है, और वो बहुत अहम है। पोर्टफोलियो की बात में आता है गृह मंत्रालय किसके पास होगा। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनकी पार्टी में मिले, अगर वो उप मुख्यमंत्री बनते तो उनके पास रहे। गृह मंत्रालय बीजेपी नहीं देना चाहती। आपको याद होगा कि जब तोड़फोड़ करके सरकार बनी तो भी गृह मंत्रालय बीजेपी ने रखा था। क्या है ऐसा गृह मंत्रालय में जो जो सरकार नहीं बन पा रही? गृह मंत्रालय की वजह से याद होगा आपको कि मुकेश अंबानी के निवास के नीचे स्कॉर्पियो मिली थी। वो जांच अभी भी है, मुंबई पुलिस के पास है। भीमा कोरेगांव का केस है। ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो कि मुंबई पुलिस के पास है। अगर गृह मंत्रालय जिसके पास भी जाएगा, जो बीजेपी का नहीं होगा, और उसका अगर हृदय परिवर्तन हुआ, तो जैसे पुराने गृह मंत्री ने किताब लिख डाली, वैसे ही ये मुख्यमंत्री जो भी अगला गृह मंत्री होगा जो बीजेपी का नहीं होगा, उसके पास तमाम सूचनाओं का एक्सेस हो जाएगा। तो मामला गृह मंत्रालय में मुझे लगता है कि फंसा हुआ है जी। दूसरे और भी मंत्रालय हैं, मलाईदार मंत्रालय जिसको कि हाउसिंग कहो आप, या वित्त मंत्रालय। तो अब वो बीजेपी वो मंत्रालय अब नहीं देना चाहती है जो उसने मजबूरी वश इन वॉशिंग मशीन वाले लोगों को दे दिया था। तो ये सरकार, अगर सरकार ये विपक्ष की होती, मान लीजिए कि महाविकास अघाड़ी जीत के आ गई होती और 26 तारीख का 27 तारीख भी हो जाता, तो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग जाता, इस बहाने को लेकर कि 26 तारीख को असेंबली की लास्ट डेट थी। असेंबली वहां फॉर्म हो चुकी है, गवर्नर ने असेंबली फॉर्म कर दी है, लेकिन तलवार लटक जाती वहां पे प्रेसिडेंट रूल की। तो ये एक तो महाराष्ट्र की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या मामला है जो शिंदे इतना नाराज हैं। जाहिर सी बात है कि वो, उनका नैतिक रूप से दावा तो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जितना फासला है जी। तो क्या शिंदे को मालूम है कि जीत कैसे हासिल हुई है? किस बात का वो दबाव बनाने में कामयाब है? अगर बीजेपी जो इतनी प्रचंड बहुमत से आई है, केंद्र में भी सरकार है, ईडी सीबीआई सब उनके पास है, 1 मिनट लगता है एकनाथ शिंदे को मनाने में या उनको राजी करने में, 1 मिनट का काम था जी। लेकिन क्या ऐसी बात है कि जो नहीं हो पा रहा है? ये सोचने वाली बात है कि इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री जो उड़ीसा में जाके बात कर रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इतनी ताकतवर अमित शाह, ताकतवर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ताकतवर, अजीत डोभाल इनके पास है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इनके पास है, मीडिया इनका है जी। उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को डील नहीं कर पा रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे जिनके ऊपर भी तमाम आरोप हैं ईडी के, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, तो कोई बड़ी बात है जो एकनाथ शिंदे से इतना डर है इन महाशक्तियों को। ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात जो कांग्रेस की बात है, निश्चित तौर पे आपने गौर किया होगा, जो आपने फुटेज चलाया तालकटोरा स्टेडियम का संविधान दिवस के दिन, जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं जी। और जो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, जो ईवीएम की बात कर रहे हैं,
तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितनी तालियां हैं। ये क्यों है? क्योंकि वो जो सामने बैठा कार्यकर्ता है वो जाता है पोलिंग बूथ पे, वो गांव शहर में जाता है, चुनाव वो लड़ता है, वो जीप में वो प्रचार करने वो जाता है, वो हेलीकॉप्टरों पर नहीं घूमता। उसको अगर वो तालियां बजा रहा है बैलेट पेपर के नाम पर, ईवीएम के नाम पर, इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो ग्राउंड वर्कर है उसको मालूम है कि चुनाव में गड़बड़ी कहां हो रही है और वो क्या चाहता है। और दूसरी, क्योंकि वो जो सामने बैठा कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में नहीं आता है, वो राज्यसभा क्लब नहीं है। जो राज्यसभा क्लब है वो अखबारों में खबरें प्लांट कर रहा है कि ईवीएम को लेकर पार्टी के अंदर एक राय नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनकी एक राय नहीं है? ये कोई अभी भी जिसको कहे कि वो G23 के कुछ बचे हुए लोग हैं, कौन लोग हैं ये? टकी जानते होंगे कि वो कौन लोग हैं जो अखबारों में खबरें प्लांट कर रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस के अंदर अनरेस्ट है, एक मत नहीं है। ये राज्यसभा वाले लोग हैं। लेकिन फर्क ये है, कांग्रेस को पहचाना होगा, मेरे ख्याल से कांग्रेस पहचानती है, राहुल गांधी पहचानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहचानते हैं कि जो ताल कटोरा स्टेडियम में बैलेट पेपर के नाम पे तालियां बजा रहा है, कांग्रेस कल को वापस आएगी तो उन्हीं के दम पे आएगी। ये राज्यसभा वालों के दम पे कांग्रेस नहीं आएगी, राज्यसभा क्लब के दम पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो दो अलग अलग मुद्दे, एक तरफ इधर कांग्रेस पार्टी की बैठक, CWC की बैठक, और उस बैठक से बहुत कुछ बाहर निकल के आया जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे अभी शकील अख्तर जी और साथ में प्रशांत टंडन जी। और जो जानकारियां आपके बीच हम पहुंचा रहे हैं उन सब के बीच सबसे बड़ी चीज़ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर अभी भी परेशान हैं, तिलमिलाए हुए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये दोनों राज्य वो जीत चुके हैं, उनको बधाई। लेकिन इन दोनों राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में, अभी तक सत्ता पर काबिज होने के लिए जिस मुख्यमंत्री पद का चेहरा चाहिए वो नहीं खोज पाए हैं। और इस बीच एकनाथ शिंदे पहुंच गए सतारा अपने गांव, और गांव जाते हुए अगर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाज से वो मिलते हैं तो इसके भी बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और यहां से उनकी मीटिंग भी जो मुंबई में होनी थी वो मीटिंग रद्द हो जाती है आज। एक ये कहानी यहां पे है जिसकी शुरुआत होती है, अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं, वो बताएंगे। लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस को अभी भी खत्म करने वाली बात जो कहते रहे, अभी तक खत्म कर नहीं पाए। कांग्रेस के आंकड़े बढ़ गए, 52 थे, अब दूसरी बार 43 हुए, और इस बार कांग्रेस के आंकड़ों में 3 डिजिट में यानी 100 के आंकड़े पर कांग्रेस पहुंच गई और नरेंद्र मोदी की पार्टी नीचे आ गई, 240 पे सिमट गई। यहां से नरेंद्र मोदी की परेशानियां वो कहें जो भी कहें, देखिए सीधा है अनिल जी, रिजल्ट तो साफ सामने दिखाई दे रहा है। कई सारे राज्य नरेंद्र मोदी, और ये 4 राज्यों में से 2-2 की बराबरी हुई है। आप अगर एक राज्य 3-1 से होते तो बात अलग होती। 2-2 की बराबरी पर आप जब इतने फूले नहीं समा रहे हैं तो अंदर खाने कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो परेशानी होगी, कहीं तो लग रहा होगा कि नहीं यहां से शायद गड़बड़ हो सकता है। और जिस गड़बड़ी की तरफ प्रशांत टंडन जी इशारा कर रहे थे, खासकर एकनाथ शिंदे को लेकर, वो भी एक डर है क्या? आप चूंकि महाराष्ट्र में हैं और इन चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे होंगे, आखिर क्या चल रहा है और क्या चीज का डर है यहां जो चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है ओडिशा में नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी जी और शिंदे दोनों का डर अलग अलग है, ये आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी का डर जो है वो डर ये है कि ये चुनाव जिस तरह जीता है उनको पता है इसमें, और हम लोग इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। तो जो उनको लग रहा था कि नैरेटिव को मैनिपुलेट कर लेंगे, जनता को बरगला लेंगे, वो हुआ नहीं, वो नहीं रहा है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आमने सामने करके देख लें तो पता चल जाएगा कि ये जो है मोदी ब्रांड जो है वो ब्रांड फेल ब्रांड है और बुरी तरह फेल्ड है, जिसके बारे में अब जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन वैसा ही है। तो इससे पता चलता है कि वो जो फेल्ड, ये इसको रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको पता है, अंदरूनी उनको पता है कि यहाँ का चुनाव जो जीत गए हैं वो बहुत ही कमजोर, मतलब
रेत पे महल खड़ा करने के लिए खड़े किए उन्होंने, ऐसा अंदाजा उनको है। तो इस पर क्योंकि जनता के समर्थन से ये नहीं हुआ है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पैसा किस तरह खर्च हुआ, ये सब जानकारी तो उनको है ही। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, मुझको लग रहा है तिलमिलाहट उसी का, वो जो हताशा है कि वो उन्होंने, देखिए आप जरा उनके तरफ से आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कहां से कहां पहुंचे हैं। 2014 में जिस तरह से वो आए थे, जीत लिया हिंदुस्तान को के स्टाइल में आए थे, उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, मतलब भारत को कांग्रेस से मुक्त कर दूंगा, इसका उन्होंने नारा दिया था। उसके बाद उनके जो ये है, नड्डा साहब ने कहा था कि रीजनल पार्टीज की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ नहीं कर पाए वो। और पूरा, हाँ, ये इस अभियान में, मतलब इस जो क्या कहते हैं पानीपत के युद्ध में जिस तरह से ये नष्ट किया, मतलब हजारों लोग मारे गए, उसी तरह से इसमें इंस्टीट्यूशंस उनकी बलि ली गई। हर इंस्टीट्यूशन जो हाथाहाथ हो गया और उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ये जरूर हुआ है कि संस्थाएं नष्ट हो गई, लेकिन इस सब से जो वो चाहते थे हासिल करना वो हुआ नहीं। और उसके बाद भी कांग्रेस चूंकि मोरली स्ट्रांग है, राहुल गांधी का स्ट्रेंथ क्या है? राहुल, अभी देखिए इस डिबेट के बाद 288 सीट पे में से आपके पास 15 सीटें आती है, तो आप सोच लीजिए क्या किया आपने, क्या किया है। मतलब आप एक छोटी सी पार्टी की भी हैसियत नहीं रखते महाराष्ट्र में। लेकिन आखिरकार देखना चाहिए कि कांग्रेस के पास क्या है और राहुल गांधी के पास क्या है। उनके पास कहता है कि एक नैतिकता है, वो जो इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं, और ईमानदारी है जिसकी वजह से वो टिके हुए हैं। और ये जो है सो हमको याद दिलाता है उन दिनों की, जबकि कांग्रेस के विशाल बहुमत के सामने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट डांगे हों, डॉक्टर लोहिया हों, या जयप्रकाश नारायण भी, मतलब 50s में 52 का चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी लड़वाया था, अपने खुद तो कभी नहीं लड़े। तो ये सब उसके बावजूद उनके पास क्या था? उनके पास नैतिकता थी। और ये नैतिकता, यही फर्क है कि वो चाहते थे कि जो नैरेटिव बनाए, लोगों को लगे कि पूजा करें। अब वो करें कि आपके चेहरे पर उल्लास देख रहा हो, कैमरा जब उधर जाता है तो उनके झूठ को खुद ही कैमरा बता देता है। तो ये जो है, ये निराशा, इससे पता चलता है उनके तिलमिलाहट का कारण। अब शिंदे पर आते हैं। शिंदे की घबराहट और उसकी जो मुश्किलें हैं उनकी अलग है, अलग किस्म की है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रिजल्ट। अब उनके पास इतनी सीटें आ गई। अभी वो महाराष्ट्र के नंबर 2 पार्टी है। ये ऐसी स्थिति बाल ठाकरे की, शिवसेना की भी नहीं थी एक समय में। वो जो है, जो 3 नंबर या 4थे नंबर की पार्टी थी, उतने बड़े नेता उनके जो थे, उनकी भी हैसियत नहीं थी उतनी बड़ी। वहां विपक्ष का नेता भी शिवसेना का नहीं बन पाता था, जनता दल और जनता पार्टी के लोग बनते थे। ऐसी स्थिति में वो इतने बड़ी हैसियत को पा गए हैं जो उन्होंने हासिल नहीं किया है। उन्होंने उनको मौका ये मिल गया बीजेपी के सारे कारनामों के कारण। अब है क्या कि उसको कैसे सस्टेन करें। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी के लोग खुद ही, वो शिवसेना के लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे, वर्कर्स। उसके बाद जो एमएलए आए हैं उनमें सबकी इच्छा है कि हमको मंत्री पद दो, हमको कॉरपोरेशंस में जगह दो। दूसरा है क्या है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठाणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, इसके चुनाव होना बाकी है। ये सब, और वहाँ मुंबई के में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है शिवसेना एज ए पार्टी, नॉट शिंदे या उनकी पार्टी, ऐसा नहीं है, शिवसेना एक फॉर्मेशन के रूप में। अब ये सब को सस्टेन करने के लिए उनको चाहिए कि या तो बड़ी हैसियत रहे, गृह मंत्रालय जैसे कहा कि मांग रहे हैं क्या, हमको लग नहीं रहा है कि कुछ अंदर में मांग भी रहे हैं, वो गए होंगे। मतलब मेरा तो यही अंदाजा है कि ये सब पोस्चरिंग है एकदम। अमित शाह के सामने आपको क्या लगता है, जो शख्स की इतनी बड़ी हैसियत छोड़ करके पार्टी में सिर्फ ईडी के धमकाने के कारण आ गया, वो अमित शाह से जा करके उनसे कोई डिमांड कर सकता है? हमको नहीं लगता भाई। हमको तो लगता है ये कि वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ मिल जाए। अब मिल जाए ताकि जो इतने लोग आ गए हैं उनको अपने साथ रख सके, वर्कर्स रह सके, इज्जत बच जाए। जो सीना तान के अपन घूमते रहे हैं इतने इस बीच में, हम तो हिंदुत्व के कारण आ गए इनके साथ,
ये वो कर रहे हैं, तो वो जो है दिक्कत है। इसमें सबसे बड़े जो गेनर हैं वो है अजीत पवार। अजीत पवार का सारा उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, उनको ये स्थिति आ गई है कि खुद ही बीजेपी वाले शिंदे को अगर दूर करेंगे तो वो उनके साथ हैं। दूसरा है क्या कि प्रफुल्ल पटेल अडानी के माध्यम से बहुत ही नजदीक है मोदी जी के, अमित शाह के, तो वो सारा जो भी करना है हिसाब किताब वो करा सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये है शिंदे के साथ भी कि शिंदे या अजीत पवार दोनों में से किसी को भुजबल किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिला है। सिर्फ एक प्रफुल्ल पटेल है जिनको पूरी तरह बरी कर दिया गया है और उनका मुकदमा साफ हो गया है। तो इसीलिए ये लोग ज्यादा हिलडुल सकते हैं, कम से कम मुझको नहीं है। ये सब चल रहा है, वो मिले हैं अवार्ड से, वो ये भी मैसेज देना चाहते होंगे बीजेपी को कि हमारे पास ऑप्शंस है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 10 सीट वाली एनसीपी या कांग्रेस 15 सीट लेकर के 20 सीट लेकर के शिवसेना उद्धव, ये सब कोई मतलब कोई इक्वेशन बना सकते हैं? जी, इसकी थोड़ा रोकना चाहूंगा। सीडब्ल्यूसी के बाद, बैठक के बाद इधर कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरा सीधे चलते हैं, वहां क्या कह रहे हैं, क्या कुछ अंदर खाने हुआ, सुनिए जरा। नंबर 3 इसी का पहले मणिपुर का हिस्सा, जिन्होंने मई 2023 के बाद से एक बार भी इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा नहीं किया है। और तीसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित प्रयास। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्य समिति ने 4 विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। वायनाड उपचुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की भारी जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता में खास तौर पर उत्साह की लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति झारखंड की जनता को जेएमएम, कांग्रेस और अन्य भारतीय दलों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के खतरनाक रूप से विभाजनकारी और जहरीले ध्रुवीकरण अभियान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस कार्य समिति जम्मू कश्मीर की जनता को स्पष्ट तरीके से एनसी कांग्रेस गठबंधन में विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देती है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारा अपना प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन सभी उम्मीदों के विपरीत रहा है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस को राज्य में भारी अंतर से सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में चुनावी गड़बड़ियों ने नतीजों को प्रभावित किया है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। कांग्रेस कार्य समिति अपनी आशा और विश्वास व्यक्त करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, खासकर संगठनात्मक मामलों के संबंध में। इन मामलों पर एआईसीसी स्तर पर और सभी राज्यों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति सभी स्तरों पर कांग्रेस संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से कहीं अधिक एकता और अनुशासन की आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान पार्टी ने लोगों के सामने जो मुद्दे रखे थे, वे हमारे देश के लोगों के लिए दैनिक चिंता के मुद्दे हैं। पार्टी को अपने नैरेटिव को लगातार मजबूत करना चाहिए। इसमें पूर्ण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए
आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर नियंत्रण और निरंतर मूल्य वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। अंत में सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के कई वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। धन्यवाद। You have said one minute, ma'am, coming to you. Mr. Venugopal, Mr. Thalgene's opening remarks said you should start elections 1 year before. You must, take effective steps in terms of not depend on national leaders or national issues, bring up local issues. And this is all part of something. तो यहां साफ साफ चुनावी धांधली और उसमें भी इसको लेकर इसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने की बात यहां आज सीडब्ल्यूसी में कही गई है। शकील जी, जल्दी से पहले आपके पास आना चाहता हूं, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे, चूंकि आप वहां थे दिन में, जरा उसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत कुछ यहां ऑलरेडी पॉइंट वाइज और खुलकर उन तमाम मसलों को, जिसमें आज जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात, और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चीज की वहां उसको फुल यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी अपनी बात वहां रखते हुए ये सब कुछ यहां कही गई है। और क्या कुछ रहा है, जरा इस पर आपकी टिप्पणी। ये बहुत लंबी आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चली, ये 2:30 बजे शुरू हुई थी और ये 6:30 बजे तक चली। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे उन्होंने शेड्यूल की थी वो 6 बजे शुरू न होके देर से 6:30 बजे शुरू हो पाई, जो अभी आप जो है जिसको दिखा रहे थे। इसमें देखिए बड़े साफ तौर पे पवन खेड़ा बता रहे हैं कि ये चुनाव नतीजे हेर फेर का मामला है जी। चुनाव आयोग पे भारी शक उन्होंने जताया है और कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव कराने में पूरी तरह असफल साबित हुआ है और कांग्रेस अध्यक्ष इसके ऊपर पूरा का पूरा एक जो है समीक्षात्मक चीजें और आगे की योजनाओं पर क्या करना है इसको लेकर सामने आएंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी ये जो अभी पवन खेड़ा बता रहे थे, ये सारे प्रस्ताव हैं जो वहां पास हुए हैं। तो इसके बाद इन प्रस्तावों के पास होने के बाद कमेटी के सारे लोगों की राय सुनने के बाद देखिए बहुत सारे लोगों ने इस विषय में बड़े खुल के बात करी है। उन्होंने चुनाव धांधलियों पर अपनी बात करी है, चुनाव आयोग पे बात करी है, ईवीएम पर बात करी है, संगठन पर बात करी है। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष इन सारे मामलों में अपना जो है क्या करना है, कैसे करना है, इसको लेके सामने आएंगे। मणिपुर में बात हुई है कि मणिपुर प्रधानमंत्री जा नहीं रहे हैं, मणिपुर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, स्थिति को बिगाड़ रही है। संभल का जिक्र हुआ है कि संभल में जिस तरह हुआ है और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहां पे कि उसको जो है तत्काल रोक दी जाना चाहिए और जो सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट भी रखी जाना चाहिए। कल भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को जाके बता दीजिए आप कि हम बहुत कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज उसके सामने थी, वर्किंग कमेटी के सामने, और इन सारी बातों पर विचार हुआ है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष इनके ऊपर जल्दी ही एक रिपोर्ट लेके सामने आएंगे जो कांग्रेस कमेटी में रखी जाएगी और उसके अनुसार काम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं, दोबारा आपके पास भी आता हूं और अनिल सिन्हा जी आपके पास भी आता हूं। जल्दी से माफी चाहूंगा, थोड़ा लंबा वेट करना पड़ा। सुनील शुक्ला जी आपको बहुत कुछ यहां पे है सुनील जी, और सबसे बड़ी चीज की एक तरफ पूरी लिस्ट अभी आप सुन रहे थे पवन खेड़ा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो निकल के आ रही थी कि यहां एक भी मुद्दे को छोड़ा नहीं गया है। आप देखिए, चाहे वो संभल का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, चाहे चुनावी धांधली का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, या चुनाव में जो खासकर जम्मू
कश्मीर और झारखंड का मामला हो, उपचुनावों का मामला, सब कुछ यहां सामने है। एक तरफ यहां पर क्या अभी तक बहुत सारी हम लोगों ने सीडब्ल्यूसी की बैठकें देखी, बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से देखी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बैठक दूसरे बैठकों से कैसे भिन्न है, अलग है? सुनील शुक्ला जी। जी, यह बैठक किस लिए महत्वपूर्ण है और भिन्न है कि तत्काल भी महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए हैं और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम कांग्रेस की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस ने जो तैयारियां की थी, जो मुद्दे खड़े किए थे, जो लोगों से संपर्क किया था और जिस तरीके से गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, उसके अनुकूल उसके परिणाम नहीं दिखाई पड़े। तरह तरह के सवाल पैदा किए गए। सवाल ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने मुद्दों को ही लेकर चल रही है, जो लोगों के अभी जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तरह तरह के आरोप भी लगे। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने इन सभी विषयों पर विचार करना और विचार करके एक स्पष्ट बात करना यह आवश्यक था। और एक लंबी बैठक के बाद जो अभी बात कही गई, निश्चित रूप से जितने इस देश के सामने जितने सवाल हैं उन सभी विषयों को लेकर के इन्होंने विचार किया और अपनी बात कही है। चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे चुनाव का सवाल हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल ही बयान आ गया था खड़गे साहब का कि ईवीएम को लेकर के वो पूरे देश व्यापी एक आंदोलन करेंगे जी, और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से अपनी बात इस पर रख दी है। इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। ईवीएम का सवाल भी खड़ा होगा लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में कांग्रेस को जाने का ही मौका मिलेगा फिर से। और कांग्रेस के पास यह इसके लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपना पब्लिक कनेक्ट और बेहतर करे, क्योंकि इसमें तो कोई राय नहीं है कि लोगों के बीच में जो विश्वसनीयता है वह कांग्रेस की है। कांग्रेस ने उस विश्वसनीयता को और बढ़ाया है। लोग जो गैर बीजेपी राजनीति करना चाहते हैं या गैर बीजेपी ताकतों के साथ जाना चाहते हैं, उनका विश्वास कांग्रेस की तरफ ही है। और इस बात को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के पास केवल बयानबाजी से अलग जनता के बीच में जाने की बात जो खड़गे साहब कर रहे हैं, उससे बेहतर कोई विकल्प है नहीं। और इसी के माध्यम से आप बीजेपी को चुनौती भी दे सकते हैं। बीजेपी जितने तरह के आप अभी अपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनाया, प्रधानमंत्री जी बात तो कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, झारखंड हार गए, और जीतने के जितने हथकंडे हो सकते हैं सब आपने अपना लिए। ध्रुवीकरण की कोशिश कर ली, आदिवासियों को बांटने की कोशिश कर ली, कारपोरेट का उपयोग आपने कर लिया, तमाम शक्तिशाली लोगों को आपने लगा दिया, बेटी रोटी माटी सब आपने कर लिया। बावजूद इसके लोग आपके साथ आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, और आपको एक बहुत ही शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। उसका उल्लेख तो नहीं करते। जी, पश्चिम बंगाल में इतने प्रयासों के बावजूद आपकी दाल नहीं गली, इसकी बात नहीं करते हो। इसी महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हार जाते हैं, इसकी बात नहीं करते। कर्नाटक में कोई चुनाव नहीं जीत पाते, उन्होंने उपचुनाव का भी उल्लेख किया। कर्नाटक की तीन सीटों में कोई भी सीट का बीजेपी को नहीं मिलती, इसकी भी चर्चा वो नहीं करते। वो ये भी नहीं बताते हैं कि मणिपुर की वजह से मेघालय के उपचुनाव में वो चौथे नंबर पर चले गए, इसकी बात भी वो नहीं करते जी। वायनाड में बड़े दावे किए गए थे। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था राहुल गांधी के लिए कि भगोड़े हैं, अमेठी से भाग करके आए और यहां से भाग करके जाएंगे, और वहां तो उन्होंने फूटा कर दिया। जितने मतों से राहुल गांधी ने जीते थे, उससे ज्यादा मतों से प्रियंका गांधी जीत के चली गई, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चली गई। यह भी तो एक राजनीतिक सच्चाई है। तो केवल ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस चुनाव हार गई महाराष्ट्र का, या हरियाणा में सत्ता में नहीं आ पाई। निश्चित तौर पर मैं हरियाणा में पराजय नहीं मानता हूं बीजेपी, अरे कांग्रेस की हार नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वह अपने प्रबंधन में उससे चूक हुई। चुनाव कैसे जीता जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, उससे उसकी चूक हुई, मैं ये मानता हूं। लोग उसका स्वीकार कर दिए, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि लोगों ने जम टूट दिया। यही नहीं, जहां बीजेपी का उम्मीदवार जीता है, वहां भी लोगों ने बीजेपी के खिलाफ खड़े उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर मतदान किया। तो बीजेपी के में कोई हार हो गई हो कांग्रेस की हरियाणा में,
निजी तौर पर मैं इसको स्वीकार नहीं करता। खैर, ये जरूर है कि सत्ता में वो नहीं आ पाए, लेकिन महाराष्ट्र में हार हुई। लेकिन जो बात अनिल सिन्हा जी कर रहे थे कि बीजेपी के पास, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह है नैतिकता की, वह है जनता से जुड़े रहने की, वह है कि बीजेपी जिस सीमा तक चुनावी लाभों के लिए जा सकती है, कांग्रेस अभी जाती हुई कहीं दिखाई नहीं पड़ी। वो अपनी नीतियों की बात करती है, अपने कार्यक्रमों की बात करती है, देश में जो सवाल है उनकी बात करती है। अडानी का जब सवाल वो पैदा करती है तो थोड़ी करती है कोई अडानी से उसकी दुश्मनी हो। अडानी, अगर अडानी से व्यक्तिगत दुश्मनी होती तो कांग्रेस सरकार अडानी के साथ काम क्यों करती? लेकिन अडानी का जो के ऊपर जो आरोप लग रहा है, उससे ऊपर देश के सामने जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो बात उठ रही है, देश में विदेशी निवेश को लेकर जो संकट पैदा हो रहा है, वो सवाल एक पूंजीपति को सरकार का नियम कानूनों से हट करके जो संरक्षण दिया जा रहा है, सवाल वो है, वो कोई निजी सवाल थोड़े है। तो वो मुद्दे हो, जो बात है, कम से कम कांग्रेस अपने मुद्दों को, अपने सवालों को लेकर के साफ है, बिल्कुल, और उनको लेकर के लोगों के विमर्श पैदा कर रही है, और वही उसके विश्वास का आधार है। जन विश्वास का वही उसका आधार है। लेकिन इस बढ़ते हुए जन विश्वास को चुनावी लाभ में कैसे बदला जाए, इसके बारे में तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। चुनावी लाभ में तो सुनील जी तब बदला जाए ना, जब ऊपर बैठा हाथ में डोर लिए हुए कठपुतली को नचा रहा है, तो आप तमाशा देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तालियां बजाते रहिए। जो ऊपर बैठा है वो डोर लेके नचा रहा है ना राजीव कुमार को। नहीं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं राजीव जी, लेकिन उसी राजीव कुमार के रहते हुए भी झारखंड तो जीत के आया कि नहीं आया इंडिया दल समूह जी, और बुरी तरह से पराजित किया। सवाल यह कि जब जनता आपके साथ खड़ी होती है तो कोई नहीं आता। अब इतने हमने आपके सामने चीजों को रखा, अगर मान लीजिए कि वो डोर हिला रहे हैं तो वायनाड में क्यों नहीं हिला देते? वहां तो जनता उनके साथ खड़ी है। और जैसे चुनाव लड़ा जाता, जो राहुल गांधी ने उस संसदीय क्षेत्र को बहुत संभाल कर रखा है पिछले 5 सालों में, अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखा। अन्यथा कोई ऐसी कोई वजह थोड़ी नहीं थी कि वहां पे एक क्रॉस करना चाहूंगा, एक सुनील जी माफी चाहता हूं, क्रॉस करना चाहूंगा। यही नैरेटिव तो है कि झारखंड जीत गए, जम्मू कश्मीर जीत गए, यही तो वो नैरेटिव चलता नहीं है। नहीं राजीव जी, यह लोग इस जो नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं वो नैरेटिव चलता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। सवाल है कि जो सवाल पैदा हुए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जी, उन सवालों का जवाब कोई दे दे। पड़े हुए मतों से कम मत क्यों गिन लिए गए? विधानसभा क्षेत्रों में 75 विधानसभा या 95 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा मत क्यों गिन लिए गए? 1 घंटे के भीतर 5 लाख या 12 लाख या 10 लाख मतदान कैसे हो गया? 5, 10, 12 नहीं, 75 लाख, 76 लाख अभी बोला। 75 लाख, सॉरी, नहीं, मैं एक बात मैं कर रहा हूं, मैं इसीलिए 5 लाख 10 लाख 12 लाख मैंने कहा कि 75 लाख मतदान करोड़ लाख मतदाता कैसे आ गए? इसका जवाब दीजिए, दे कोई ना। इसलिए यह बात चलती नहीं है कि महाराष्ट्र में आप झारखंड में तो जीत गया, वहां ईवीएम क्यों नहीं था। बिल्कुल ठीक है, लोग झारखंड में जीत के आ गए, लेकिन ये जो इस तरह के सवाल तो झारखंड में नहीं है जी। वहां तो कोई नहीं कर रहा है कि आप रांची में कम मत पड़े हैं, ज्यादा गिन लिए गए। वहां भी तो आपने 3 बार में मत प्रतिशत बताया है, या 58% से शुरू होकर के 66% तक चले गए आप। महाराष्ट्र में, झारखंड में तो इतना मतदान नहीं हुआ, जबकि झारखंड में मतदान के दौरान में मैं रहा हूं, देर रात तक मतदान होता है, वहां लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। बिल्कुल, वहां तो इतने प्रतिशत मतदान में वृद्धि नहीं हो गई। जो सवाल है ना, उन सवालों के कारण से यह जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ विद्वानों के द्वारा, वो बन नहीं पा रहा है। आखिर जो महाराष्ट्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ा, वह अन्य उपचुनाव में क्यों नहीं बढ़ गया? भाई पश्चिम बंगाल में तो चुनाव हुआ 6 विधानसभा क्षेत्रों में, वहां बढ़ जाना चाहिए था क्या? वहां तो कम मतदान नहीं हुआ, वहां तो जबरदस्त मतदान हुआ है वहां भी। और अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में आपने इतना बढ़ा दिया तो उत्तर प्रदेश को चुनाव में घट क्यों गया? जी।
आप यही बता दीजिए। ये जो रिवॉल्वर लेकर के दरोगा महिलाओं को डरा रहा था, वो कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? सवाल है ना कि जो लोगों के सामने तथ्य हैं, उन तथ्यों के कारण से इस तरह के नैरेटिव चलते नहीं है। और ये जरूर है कि कांग्रेस अब तो प्रधानमंत्री जी चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो नहीं करती। अब लोग ये तो नहीं सवाल पैदा कर रहे हैं कि विपक्ष कहां है, क्योंकि विपक्ष ने अपने साथ मुद्दों के साथ और लोगों के सवालों के साथ अपने को जोड़ा, और लोगों के बीच में कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए परेशानी का सबब है। प्रधानमंत्री जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो इसीलिए चिंतित है। उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया पिछले 10 वर्षों में कि राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया जाए, कांग्रेस को तोड़ दिया जाए। कितने नेताओं को तोड़ लिया। और इसी बात के लिए तो अगर कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं थी तो ठीक है, पड़े रहिए, अभी क्या दिक्कत है। लेकिन वो तो नहीं हो पाया। कांग्रेस अपनी उसी विश्वसनीयता के, और एक अकेली पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए चुनौती है। ये तिलमिलाहट की वजह है। मेरा अपना ये मानना है कि जो सवाल पैदा हुआ है आज, जिन बातों पर चर्चा हुई है CWC में, निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये बात, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और इसे एक जन आंदोलन या एक मुद्दे के तौर पर, चुनाव में अगर धांधली आप कहते हैं कि हाँ इसमें कहीं धांधली है, चुनाव में सुधार की जरूरत है, पूरे प्रोसेस में सुधार की जरूरत है, तो इसे विपक्ष नहीं उठाएगा, इस मुद्दे को तो कौन उठाएगा? और विपक्ष में सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? इसलिए यहां यह सवाल उठता है और इसलिए एक यहां से उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अमलेंदु उपाध्याय जी, सही कह रहा हूं या इसमें कुछ और जोड़ा जाए? बिल्कुल राजीव जी, उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है कि चुनाव सुधार पर काम होगा। और जिस तरीके से धांधलियां की जा रही हैं और एक संवैधानिक संस्था पर आरोप लग रहे हैं कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग पर, मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा, उसी पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं। यानी कि वो जो है कि वो खेत जो है, बाल जो है वो खेत को खा रही है, वो कहावत जो है वो चुनाव आयोग पर बिल्कुल पूरी तरीके से लागू हो रही है। तो ऐसे में अगर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी और सबसे बड़ी जो है विपक्षी पार्टी, अगर वो ये तय कर रही है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस बात पर तय कर रही है कि इस पर अब आंदोलन होगा और चुनावी धांधलियां रोकी जाएंगी, और जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण राजीव जी है कि चुनावी धांधलियां रोकी नहीं जाएंगी, बल्कि चुनाव आयोग को आज जो चिट्ठी लिखी गई है नाना पटोले, रमेश चंद्र थल्ला और मुकुल वासनिक द्वारा 4 पेज की चिट्ठी है, उसमें चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि चुनाव आयोग महोदय, आप हमको मिलने का समय दीजिए, आपके डाटा से ही हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चुनाव में धांधलियां हुई हैं। हमारा डाटा नहीं है, बिल्कुल डाटा आपका ही है और हम बता रहे हैं कि आपके डाटा से ही कि आपने क्या क्या धांधलियां की हैं, आप हमको मिलने का समय दीजिए, हम बताएंगे आपको आकर। अब चुनाव आयोग से आपको जो है वो समय देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग महोदय ने गलतियां नहीं की हैं, घपले नहीं की हैं, मुझे लगता है कि समय दिया नहीं जाएगा, और समय नहीं दिया जाएगा तो ये आंदोलन बड़ा होगा। और कल भी हम लोगों ने जो चर्चा की थी बाबा आजम के आंदोलन की, उसका आज दूसरा दिन है, कल उसका तीसरा दिन है। पुणे में वो शुरू हो चुका है एक आंदोलन। एक सामाजिक कार्यकर्ता है 94 वर्ष के बाबा आजम, उन्होंने शुरू किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण शुरू हो चुका है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और चुनाव आयोग पर सख्त आपत्ति जताई है कि चुनाव आयोग जो है वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था और जिस तरीके से मतदाता सूचियों से नाम काटे जा रहे थे, मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और पैसा बांटा जा रहा था, चुनाव आयोग जो था वो धृतराष्ट्र बना हुआ आंखें मूंद कर पड़ा रहा। तो एक बड़ा आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ मुझे लगता है कि अब खड़ा होगा राजीव जी, और कुछ शायद इससे रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल एक प्रेस रिलीज इधर उदित राज की तरफ से भी आई है और उसमें भी कहा गया है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी, और उन्होंने साफ साफ बहुत खुशी जाहिर की है कि अभी तक सिर्फ दिग्विजय सिंह का साथ मिलता था, लेकिन अब कांग्रेस प्रेसिडेंट का साथ इस मसले पर, चुनाव में धांधली और खासकर ईवीएम में धांधली, घोटाला जो भी कह लें, उस पर जो अभी तक आंदोलन छेड़ने की बात होती थी और उसमें अगर कांग्रेस का अध्यक्ष सामने आ रहा है और कह रहा
रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा आगे बढ़ती है। और थोड़ा और आते हैं, प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। ये चुनावी धांधली और इन सब के बीच अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम मुद्दों को लाया गया है। दूसरी तरफ अभी पैरेलली जो चीजें चल रही हैं वो महाराष्ट्र की है, जिसका जिक्र आप कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे नाराज हैं और सतारा अपने गांव चले गए हैं, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन क्या यहां से महाराष्ट्र की कुछ पोल खुलती हुई नजर नहीं आती है? पोल खुले ना खुले, लेकिन चुनाव के में जो धांधली है उसकी पोल तो खुलती हुई नजर आती ही है, क्योंकि ये तीनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, मुकुल वासनिक ने, चन्नीथल्ला ने जो बातें लिखी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कह रहे हैं आपके डाटा से ही शाम 5 बजे और शाम 6 बजे यानी 1 घंटे के अंदर 76 लाख मतदाताओं ने वोट डाल दिए। 47 लाख वोटर्स बढ़ गए और 50 ऐसे सीट हैं जहां 50 हजार वोटर्स बढ़ गए, जिसमें से 47 सीटें विधानसभा की सत्ता पक्ष जीत जाती है। एक और आंकड़ा जी एक और आंकड़ा जिस पे काम हो रहा है, वो भी 1-2 दिन में आएगा, कि वो कितने उम्मीदवार हैं विपक्ष के या महाविकास अघाड़ी के जो 15 राउंड या 16 राउंड की काउंटिंग तक लीड कर रहे थे और आखिरी के 3-4 राउंड में वो चुनाव हार जाते हैं। एक राउंड में 14 ईवीएम खुलती हैं राजीव जी, और हर ईवीएम में 600 से 800 वोट होता है। स्टोर तो वो 2000 करीब कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 600 से 800 वोट होता है जी। अब आप देखिए कि ये इस पे भी काम हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये भी सामने आ रहा है कि आखिरी के कुछ राउंड में जो आप बात कह रहे हैं ना, कि जो आखिरी में 77 लाख जो नए वोटर हैं, और बड़ा कल हमने इस आंकड़ों को रखा था राजीव जी आपके कार्यक्रम। जी बिल्कुल। हाँ, और आज ये आंकड़े अब बाकी जगह भी हैं और कांग्रेस पार्टी भी इसको उठा रही है। लेकिन आप देखिए कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 5 साल में, मैं दोहरा रहा हूं जो कल मैंने कहा था, 5 साल में 37 लाख नए मतदाता बने। 2019 के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में 37 लाख मतदाता नए आए, जो 5 साल में बने। 5 साल में जी। और 5 महीने में 47 लाख नए मतदाता आ गए। ये जादूगरी तो पिछली सरकार भी नहीं कर सकते थे। तो राजीव कुमार जो है वो पिछली सरकार से बड़े जादूगर हैं। ये जादूगरी कैसे की? ये कहां से? इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ग्रेडिंग है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रथम दृष्टया कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ ये एबनॉर्मल है मामला। वो एबनॉर्मलिटी है, उसका परिणामों में क्या असर हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन ये ग्रेडिंग है, ये कहीं सुना नहीं गया। बात जहां तक झारखंड की, झारखंड में क्यों नहीं बढ़े और महाराष्ट्र में क्यों बढ़ गए? वही बात कि एक जगह आप लेवल प्ले फील्ड क्रिएट करते हैं। झारखंड का चुनाव बीजेपी ने पूरी मजबूती से लड़ा। वहां 2 मुख्यमंत्री लगाए गए, वहां पे प्रधानमंत्री ने बेटी छीन लेंगे और इस तरीके के नारे दिए। बहुत ही सांप्रदायिक चुनाव लड़ा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके की बातें की, बीजेपी ने अपने मुद्दों के हिसाब से बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा वहां पे, लेकिन लेवल प्ले फील्ड था वहां। तो राजनीतिक रूप से बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ राजनीति से नहीं लड़ा गया, महाराष्ट्र के चुनाव में और कुछ भी हुआ, राजनीति के अलावा भी हुआ। इसलिए जो भी लोग महाराष्ट्र में हमारे सब साथी हर चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं करीब से, मुझे तो नहीं याद है राजीव जी कि मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, मुंबई, ये सारे रीजन
महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, वो 6 प्रदेशों की तरह अलग अलग प्रकार के रुझान वहां पे आते हैं। अनिल जी बताएंगे, कभी भी नहीं देखा कि मराठवाड़ा किसी और मुद्दों में वोट देता है, वहां पे चुनाव के समीकरण कुछ और होते हैं, विदर्भ में कुछ और होते हैं। और इस बार क्या हुआ है कि एक वाइट ब्रश से पूरा महाराष्ट्र को पेंट किया गया है जी। कोई मुद्दा कहीं काम नहीं आया है। तो ये जो एबरेशंस हैं, ये जो अजीब तरीके की कहानियां निकल रही हैं, वो वाकई चिंता की बात है और इस पे जांच होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी एक आखिरी बात मैं दोहरा दूं कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय को लेकर ही मामला फंसेगा। गृह मंत्रालय बीजेपी नहीं छोड़ेगी, ये आप देख लीजिएगा जब भी आएगा चीजें। नहीं, इस पे मामला फंस रहा है। ये जो अंदरूनी जानकारी है, शायद अनिल जी के पास और जानकारी होगी। मामला यही है कि एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी छोड़ी है तो गृह मंत्रालय की उन्होंने कुर्सी की डिमांड रखी है और वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चले गए वहां सतारा। इसलिए आप जो कह रहे हैं, ये कहानी में यहां से ट्विस्ट शुरू हो चुका है। अब मुख्यमंत्री का पद अगर आप हमसे मांग रहे हैं वो छोड़ रहा हूं, लेकिन उसके अलावा आप मेरे मनचाहे पद भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर करें क्या? ठीक है, आप 132 सीटों के साथ और आपके जो समर्थक हैं 139 हो गए आपके पास, तो 139 के साथ आप सरकार बना लीजिए। भाई, नई विधानसभा बनने के 3 दिन बाद भी, रिजल्ट आने के 5 दिन बाद भी अगर सरकार वहां नहीं बन पा रही है, मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है, तो अंदर की खोजी पत्रकारिता जो है वो कहाँ है? कांग्रेस में तो आप ढूंढ रहे एक पत्रकार भाई साहब, एक अखबार, मीडिया हाउस, कि कांग्रेस के अंदर ईवीएम में कंसेंसस नहीं है जी, एक राय नहीं है। तो ये जो महायुति है, इसके अंदर मुख्यमंत्री पद को लेके एक राय है, मंत्रालयों के विभागों को लेके एक राय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस पे भी तो बात आनी चाहिए ना। ये एक दिखाता है कि किस प्रकार का मीडिया हमारे देश में बन गया है, कि जो बिल्कुल सामने दिखते हुए सवाल है। और गृह मंत्रालय बीजेपी क्यों चाहिए, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। उसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं कि अडानी को धारावी में बुलडोजर चलवाने हैं। बुलडोजर कौन चलाएगा? पुलिस के बगैर बुलडोजर कैसे चलेगा? तो पुलिस चाहिए बीजेपी को। पुलिस वो किसी सहयोगी दल को नहीं देना चाहती है, यही बात है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ अभी महाराष्ट्र से होना बाकी है, खबरें आना बाकी है महाराष्ट्र की, लेकिन यहां जो खबरें चल रही हैं उसके अंदर क्या कुछ, एक बार जल्दी से फिर से शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर अनिल सिन्हा जी आपके पास। शकील जी, बहुत कुछ आप सुन रहे हैं। यहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी, और बहुत धारदार स्थिति में कांग्रेस पार्टी नजर आती है, बहुत लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन शायद मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा होऊंगा, क्योंकि आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं। और हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां भी काफी, और इस बार महाराष्ट्र में तो बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां नजर आए। इसलिए बार बार इसी चर्चा में, इसी न्यूज पॉइंट में हम कई बार कह चुके हैं, क्योंकि हम लोग जहां गए वहां कांग्रेस के ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम कार्यकर्ता नजर आए, पदाधिकारी नजर आए। यहां जो स्थितियां हैं और जो कांग्रेस आज तैयारियों के साथ, उसमें भी अगर सीडब्ल्यूसी में इन तैयारियों की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि अभी आगे की लड़ाई में महाराष्ट्र सेंटर पॉइंट में आने जा रहा है? एक माहौल है जी। इन चुनाव नतीजों के बाद में लोग निराश हैं और इस समय का उपयोग विपक्ष को करना चाहिए और खासतौर से कांग्रेस को करना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ उन्हें एक पूरे आंदोलन की रूपरेखा के साथ सामने आना चाहिए। यह बात खड़गे जी ने खुद कहा है, और इस बात को जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ाना, वो खड़गे जी ने बढ़ाई है। और आज सीडब्ल्यूसी ने उस बात पर अपनी मोहर लगा दी कि खड़गे जी ने, हमारे अध्यक्ष ने, जो एक अलग मीटिंग में कहा था, वो एक अलग बातें होती हैं, मीटिंग्स अलग होती है, लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहना वो एक अलग बात होती है।
और उसमें खुद खड़गे जी ने कहा कि ईवीएम पर हमें शक है, चुनाव आयोग संदेहों से परे नहीं है, चुनाव आयोग हेरफेर कर रहा है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जो है वो अप्रत्याशित है, वो हमारी समझ के बाहर है। तो उसके बाद अब ईवीएम के खिलाफ कैसा आंदोलन होगा, उसकी रूपरेखा को कांग्रेस को लेकर सामने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप फासिस्ट फोर्सेस की बात करते हैं, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि हमें फासिस्ट फोर्सेस से लड़ना है, तो फासिस्ट फोर्सेस से जनता ही लड़ सकती है। हमेशा जनता लड़ी है और जनता को लड़ने के लिए हमेशा नेतृत्व देना पड़ता है, और वो नेतृत्व जो है राजनीतिक पार्टियां ही देती हैं। उस नेतृत्व को देने की जिम्मेदारी, ऐतिहासिक जिम्मेदारी आज कांग्रेस की है, और कांग्रेस को उस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। देखिए, एक बात हमेशा मतलब समझना चाहिए, ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, पूर्व विपक्ष को भी समझना चाहिए, और सारे लोगों को समझना चाहिए कि जब विपक्ष की एकता के लिए कांग्रेस सामने आई तो वो विपक्ष की एकता बनी, इंडिया गठबंधन बना। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, पहली जो यात्रा थी भारत जोड़ो जिसे कहते, उसके लिए निकले तो लोग साथ में आए जी। तो लोग साथ में आए, विपक्ष साथ में आया, तो उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी बहुमत नहीं पा पाई, 240 पर रुक गई। तो इसके कारण थे, हर चीज के कारण होते हैं, और इसको कांग्रेस को फिर से रिव्यू करना चाहिए, समझना चाहिए, पूरे विपक्ष को समझना चाहिए, इंडिया गठबंधन को भी, कि ये दो कारण, एक राहुल ने जनता को एकजुट किया और एक कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट किया। तो आज जो स्थिति है, ईवीएम की बात हो रही है, ईवीएम के साथ ये बात कही जा रही है कि इस पे विश्वास नहीं है हमें, तो अगर विश्वास नहीं है तो जनता को भी विश्वास नहीं है। लेकिन जनता की बात को कहने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा, और जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता वोट देती है और उसको फिर यह विश्वास नहीं होता कि वही वोट ईवीएम से निकला है। बिल्कुल, ये जनता के साथ धोखा है, विश्वास है, और उसका विश्वास लोकतंत्र से, चुनाव प्रणाली से तोड़ना है। सबसे खतरनाक बात यह है, वो बाबा भारती की बात याद करिए आप, उन्होंने कहा था कि देखो तुम घोड़ा तो ले जाओ मेरा, डाकू से कहा था, लेकिन बात किसी से कहना नहीं कि इस तरह धोखे से तुम घोड़ा ले आए। उसके बाद लोग क्या करेंगे, किसी गरीब का, लाचार का या किसी इंसान का विश्वास करना बंद कर देंगे। तो अब क्या है कि जनता का विश्वास ही अगर लोकतंत्र से उठ गया, चुनाव प्रणाली से उठ गया, तो फिर क्या होगा, और उठ क्यों रहा है? वही बात हमने बताई है भी कि मैं अगर वोट डाल के आता हूं किसी को और फिर मुझे लगता है कि वो वोट वहां से निकला नहीं। देखिए, न्याय का जो मूल सिद्धांत है जी, वो लोकतंत्र में भी लागू होता है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। तो वोट जो मैंने डाला है वो वोट मुझे दिखना भी चाहिए। वीवीपैट की बात इसीलिए कहते हैं कि वीवीपैट जो है मुझे दिखाओ आप मेरा वोट। तो ये जो बातें हैं, इसमें कांग्रेस की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहा गया है कि आप अध्यक्ष हैं, आप ही को सब कुछ करना है, और अध्यक्ष ही सब कुछ करता है, बाकी उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो बाकी नेता करते हैं, जिसे जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं, वो करते हैं। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर किस तरह से एक रोड मैप सामने लेकर आती है, और जनता जो चाहती है उस जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, और कैसे करती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो ईवीएम छोड़ो यात्रा निकलेगी, भारत जोड़ो ईवीएम छोड़ो यात्रा की जल्द शुरुआत होगी। लेकिन एक हलचल है अनिल जी, एक हलचल दिखाई दे रही है, और ये हलचल बहुत सही जगह पे है और सही जगह से है, यानी सेंटर पॉइंट में अगर कांग्रेस पार्टी है तो ये हलचल तेज हो सकती है, ऐसा माना जाए। ये मतलब मुझको लग रहा है क्या कि उन लोगों का जो था कि नैरेटिव से बियॉन्ड जाने का वो अच्छा, वो बहुत ही सही डिसीजन है। क्योंकि अभी तक ये हो रहा था क्या कि चुनाव हार गए तो क्यों हार गए,
वहां पर हरियाणा में भी उन्होंने माना कि धांधली हुई है, लेकिन उससे आगे नहीं गए थे। तो ये सिर्फ नैरेटिव बनाने से कि हम चुनाव हार गए आयोग की तरफ से तो के कारण, तो वो उससे बात बनती नहीं थी। लेकिन अब उससे बियॉन्ड गए हैं, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमको लग रहा है क्या कि आएगा धीरे धीरे उसमें कि और भी जोड़ने होंगे। चुनाव में जो हेरा फेरी हुई है वो कई लेवल्स पे है। वो मतदाता सूची से नाम काटने से जो कहा अभी 27 लाख से लेकर के ये सब डिमांड क्या करता है कि ये डिमांड करता है कि आपको कंस्टेंटली जो है आपको जागरूक रहना होगा और एक मैकेनिज्म होना चाहिए। कौन लोग करवाया, ये जो संघ परिवार है या उसके जो वर्कर्स हैं ग्राउंड लेवल पे और जो मनी पावर है उसके जरिए हो रहा है। इसका काउंटर आपको ग्राउंड पे निकालना होगा कि उस समय से जैसे ही अब अभी कल किसी का फोन आया था, एक शिकायत है यहाँ कि अल्पसंख्यकों के एक की बस्ती में पहले ही स्याही लगा दी गई। जो भी मतदाता थे उनकी स्याही पहले और 2000 रुपया उन लोगों को दे दिया गया। तो ये सब जो हथकंडे हैं, आप सोच लीजिए कि किस तरह से है। अब आपको पहले ही स्याही लग गई तो आप वहां जाकर नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से जो चुनाव में मतलब मतदान तक बूथ तक नहीं जाने देना, रजिस्टर से नाम निकाल देना और फिर ज्यादा ये क्या कहते हैं जितना मतदान हुआ नहीं है उससे ज्यादा कर देना। फिर और भी जो पूरा जिसको इकोसिस्टम वर्ड बोलते हैं खुद प्रधानमंत्री, वो पूरा इकोसिस्टम गोदी मीडिया से लेकर के अब कटेंगे बटेंगे, एक है सेफ है, सब चल रहा है। और वो चुनाव आयोग की तो मतलब कि इतना गीता का जो वो होता है कि जिसमें कि आपको कोई मतलब ऊपर उठ गए हो इतना कि आपको कुछ बुझाता नहीं हो, तो वो वहां तक पहुंच जाना ये जो है इससे मुक्ति की जरूरत है। वो सब नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं अनिल जी, सब नॉन बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल हैं। हाँ मतलब किसी तरह का दर्द नहीं होना है, पानी में रह करके भी जल से नहीं भीगना है टाइप का जो दर्शन है भारतीय दर्शन, वो जो है ये जल से नहीं भीगना है, उनको भीगाना होगा। और ये बहुत सारा मतलब इस तरह की जो प्रवृत्ति बनी है उसके खिलाफ तो आपको फाइट बहुत लेवल पे करना है। जिसको अभी टच किया, अभी मैं नहीं मानता कि वो जो चेहरे दिख रहे हैं CWC में, वो पराभव के पीछे उनके भी वो हाथ है, ये चिन्हित करना होगा। क्योंकि वो लोग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल तक नहीं ले जा रहे हैं जो कि आपको ग्राउंड लेवल पर भी फाइट करनी है इस हेरा फेरी के खिलाफ। ये ईवीएम हैकिंग का मामला नहीं है, ईवीएम मैनिपुलेट करना उसको ये करना, हैकिंग तो एक अलग मुद्दा है जिस पर कि अलग डिबेट होना चाहिए। तो ये बहुत सारा है और उसको टच किया है। अभी जब ये ग्राउंड पर आएंगे ये आंदोलन लेकर के, तब हमको लगता है उससे एक्सपीरियंस भी उनको मिलेगा और उसके बाद चीजें और खुलेंगी, ऐसा मुझको लगता है। जी, आपको क्या लगता है सुनील जी कि जब अब कांग्रेस अपनी तैयारियों के साथ यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी घोषणा हुई है उसके बाद तो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस यहां मजबूती के साथ अब इस मसले को आगे बढ़ाने जा रही है, लेकिन आपको लगता है क्या कि यह मामला इतनी जल्दी आने वाले समय में, हालांकि 2 ही चुनाव हैं, एक चुनाव अभी बिल्कुल सामने है, दिल्ली का चुनाव फरवरी महीने में होना है और इसके बाद फिर अगले साल अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव होना है, इतनी जल्दी ये परवान चढ़ पाएगा क्या? एक आंदोलन के रूप में चुनाव में धांधली को आगे बढ़ा पाएगी कांग्रेस पार्टी? जब आप तथ्यों के साथ लोगों के बीच में जाते हैं तो वह उसका असर पड़ता है। यह जो बात महाराष्ट्र चुनाव के बाद से चुनाव में धांधली को लेकर के उठाए जा रहे हैं, यह प्रमाण के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यह आपने कितने मतदाताओं को आपने बढ़ाया, ये बता रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 75 लाख लोगों ने मतदान कर दिया, ये बता रहे हैं कि 3 बार में आपने मतदान का प्रतिशत बताया और वो बढ़ते बढ़ते लगभग 10% आ गया जी। ये बता रहे हैं कि जहां 8 से लेकर के 10% तक मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, वहां या तो सभी सीटें बीजेपी जीत ली है या 1 आध सीटें कोई और जीत पाया है। लगभग 9 जिले इस तरह से हैं, अहमदनगर, जलगांव, कौन कुल 10 जिले ऐसे 9 जिले ऐसे हैं जहां पे सभी सीटें बीजेपी जीती है और वहां मतों के प्रतिशत में 8 से 10% का अंतर आया है।
तो ये जो तथ्य हैं वह तथ्य लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर आप केवल कहते रहिए और उसके आप अपने समर्थन में वो बात आप प्रमाण मत दीजिए तो बात तो उतनी प्रभाव नहीं छोड़ती है। जैसे अडानी का मसला है, हिंडनबर्ग के आरोप को लेकर के जितना असर नहीं पड़ा था उससे ज्यादा असर पड़ा है ये जो अभी नोटिस जारी हुई है वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से कि अडानी पर किस किस तरह के आरोप है, जो 54 पन्नों में आरोप पत्र जारी किए गए हैं। हर तरफ इसकी चर्चा है और लोगों का ये कहना है कि वह किसी शार्ट सेलर ने या किसी स्वयंसेवी संस्था ने या किसी व्यक्ति विशेष ने जारी नहीं किया, सरकार ने जारी किया, 2 साल के जांचों के बाद जारी किया। ये लोगों के बीच विमर्श है और गंभीर रूप से है। और ये लग रहा है कि जब इतने आरोपों के बाद सरकार कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं है, मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, पूछताछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो विपक्ष का आरोप है कि इस विशेष उद्योगपति के ऊपर सरकार का संरक्षण है और गैर कानूनी संरक्षण है, अनियमित तरीके से उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये लोगों के बीच विश्वास का आधार बनता चला जा रहा है। वो तो तथ्यों के साथ जो कांग्रेस इस बार जब भी आज ही उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन दिया है, बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञापन है। उस ज्ञापन को जो पब्लिक डोमेन में अगर आप आने पर जो पढ़ेंगे लोग के समझ में आएगा कि ये ईवीएम का सवाल, केवल ईवीएम का सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस के पास तथ्य है। इस बार वो पूरे आंकड़ों के साथ ये बात कर रही है। तो जिन मुद्दों को कांग्रेस, अगर वो मणिपुर का मुद्दा उठा रही है तो लोग देख रहे हैं इस बात को ना कि प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, लगातार वहां हिंसा चल रही है, दोनों समुदायों के बीच में किसी तरह का शांति बहाली की संभावना नहीं दिख रही है। तो चीजें इस तरह की चीजें प्रभावित करती हैं। तो कांग्रेस जिस तरीके से आगे इन चीजों को लेकर बढ़ रही है और चूंकि इसके पास इस बार उसके पास ढेर सारी चीजें हैं जो उसके पक्ष में जाती है, इसे महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम बहुत बड़ा एक कारक बनेगा। और वही जो बात जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता रहा है कि साहब इंडिया 10 मत के नहीं, अरे आप में कौन सा मत है भाई, सरकार आप क्यों नहीं बना ले रहा है। हालांकि मैं तो निजी तौर पे अभी मेरी राय है कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। बीजेपी किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को लेकर के आएगी और जो जिस किसी को लेकर के आए, मराठा भी नहीं बनेगा और ब्राह्मण भी नहीं बनेगा, क्योंकि बीजेपी के भीतर इस बात को है कि पेशवाई का राज नहीं आना चाहिए जी। ये बहुत बड़ा विमर्श है अब, इसलिए आप बना लीजिए। और दूसरी चीज कि शिंदे साहब क्यों त्याग करने जाएंगे। शिंदे साहब आखिर उन्होंने शिवसेना तोड़ी क्यों थी, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए। आज अचानक वो त्यागी हो जाएंगे, नहीं हमें सत्ता सुख का मतलब नहीं है। सत्ता का सुख उनको तो तभी मिलेगा जब उनके पास उनके पार्टी के लोगों के पास ढेर सारे मंत्रालय हों, महत्वपूर्ण मंत्रालय हों। वो धर्मार्थ कार्य मंत्रालय के क्या करेंगे, उनको तो गृह मंत्रालय चाहिए ना। तो जिन आधारों पर इनकी राजनीतिक पहल हुई है, शिंदे साहब की पहल हुई हो, अजित पवार साहब की पहल हुई, सत्ता के लिए हुई है, सत्ता से लग नहीं रह सकते वो। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों तोड़ा शिवसेना को और एनसीपी को, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, जब हम इतनी ताकत हम बटोर लिए हैं। दोनों के अपने अपने राजनीतिक दांव हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना है कि अपनी राजनीति को जिस तरीके से सत्ता में इस बार आती हुई दिख रही है, जिस तरह से उसने सामाजिक समीकरण तैयार किए महाराष्ट्र में, उसको कैसे आगे बढ़ावे जी। जोड़ तोड़ से कब तक वो जीतेगी, सवाल है कि उसको तो अपना एक मजबूत सामाजिक समीकरण तैयार करना पड़ेगा और उस सामाजिक समीकरणों को तैयार करने में देवेंद्र फडणवीस कारगर नहीं हो सकते। 2% ब्राह्मणों का वोट लेकर के बीजेपी कर रही है क्या, उसको पिछड़ों का ज्यादा वोट चाहिए। तो मेरा तो निजी रूप से मानना है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। बन जाए अलग की बात है, ईश्वर उनकी मदद करेगा जी। बिल्कुल ईश्वर उनकी मदद करेगा जी, बिल्कुल। महाराष्ट्र की बात हो रही थी और महाराष्ट्र से पहले यहाँ कांग्रेस की बात। जरा क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत कुछ आप सुन रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ से चुनाव सुधार पर एक आंदोलन जिसकी ज़रूरत है वो होते हुए, वो धरातल पर आते हुए दिखाई देता है?
देखिए राजीव जी, जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो भूमिका इसी तरीके से बना करती है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, तमाम आंदोलन बने हैं, चले हैं और सफल भी हुए हैं। सरकारें भी झुकी हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी झुकी हैं और इसी तरीके से शुरू होते हैं। अभी तक ये होता था कि भाई कांग्रेस भी दबाव में आ जाती थी उसी नैरेटिव में कि भाई आप फला जगह जीत जाते हैं तब आप ईवीएम को नहीं कहते हो, हार जाते तो ईवीएम की बात करते हैं। जो जिस तरीके का नैरेटिव जो था सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा था, एक तरीके से कहा जाए तो उस नैरेटिव के दबाव में आ जाती थी। लेकिन अब ये समझ में आ गया कि ये नैरेटिव बनाया ही इसलिए जाता है ताकि इस नैरेटिव के पीछे चुनावी धांधलियां किया जा सके। तो लाल की बहना योजना और तमाम योजनाएं जो गिनाई जाती हैं उसका मकसद भी यही होता है कि किसी तरीके से जो चुनावी धांधलियां की जाती हैं उन पर पर्दा डाला जा सके और ये बताया जा सकता है कि इन योजनाओं की वजह से हम जीत गए और इन योजनाओं की वजह से जनता ने हमको वोट दे दिया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब एक आंदोलन खड़ा हो रहा है और विपक्ष को ये समझ में आ गया है कि जो बीजेपी नैरेटिव बनाती है और उसके साथ जिस तरीके से मीडिया खड़ा होता है और संवैधानिक संस्थाएं एकदम उसकी लखैत बनकर काम कर रही हैं, तो इसके खिलाफ अब जन आंदोलन को ही खड़ा करना पड़ेगा और जन आंदोलन ही इसका एक हल निकाल सकता है। चूंकि ये संविधान है और ये आजादी है और ये लोकतंत्र है, तो इस जनता की कुर्बानियों की वजह से, इस जनता के संघर्ष की वजह से, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने संविधान नहीं दे दिया और ये लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दे दिया और चुनाव आयोग ने भी नहीं दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दे दिया। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट अगर है तो ये संविधान है तभी है। ये संविधान अगर नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो चुनाव आयोग भी नहीं होगा और ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए ये आंदोलन अब खड़ा होगा। मुझे लगता है कि एक रास्ता जो है चुनाव सुधार का इससे निकल सकता है। जी बिल्कुल, आंदोलन और उससे एक रास्ता जो दिखाई दे सकता है जिसमें चुनाव सुधार की हम बात कर सकते हैं, चुनावी धांधलियों को रोकने की बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के ही आंकड़े और उन आंकड़ों में अगर हेरफेर की गुंजाइश नजर आती है या उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं जिसको कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं ने आज 4 पन्नों की चिट्ठी के रूप में आज पेश की है चुनाव आयोग को, उन चिट्ठियों पर ही अगर चुनाव आयोग बात कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ दिखाई दे सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत सारे सवालों के घेरे में है और उन सब के बीच आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है उस बैठक से भी बहुत कुछ निकल के आ रहा है। नरेंद्र मोदी उधर ओडिशा में हैं और वो सीधे हमलावर हैं विपक्ष पे, कांग्रेस पार्टी पर। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, देखते हैं क्या कुछ होता है। इस बीच संसद की कार्यवाही चल रही है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाती है। मामला वहाँ मणिपुर, अदानी, संभल और ईवीएम, इन तमाम मसलों पर विपक्ष बात करना चाहता है और सत्ता पक्ष 10